फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था इनकम अंडर द हेड सैलरी, जिसके हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, एक अलाउंसेस वाला और एक इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेट सैलरी निकलेगी, नेट सैलरी का मतलब जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगी, वो टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए हमें डिडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, जो डिडक्शन गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कराए हैं। और इस डिडक्शन के अंदर हमें 2 तरह की डिडक्शन मिलती है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि नेट सैलरी किस तरीके से आती है। नेट सैलरी इक्वल्स टू होता है ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, और डिडक्शन मिलेगी आपको अंडर सेक्शन 16। सो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी, ये मैंने आपको अलाउंसेस वाले चैप्टर में, अलाउंसेस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सारी चीजों को परफॉर्मा के अंदर डालेंगे, और डालने के बाद जब उसको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। अब आपको करना क्या है, उसके बाद सिर्फ एक काम करना है कि जैसे ही ग्रॉस सैलरी आएगी, उस ग्रॉस सैलरी में से बस 2 डिडक्शंस हैं, और वो 2 डिडक्शन आप माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर विच इज नेट सैलरी आ जाएगा, और जो कि होता है टैक्सेबल। पहले हमारी जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में है, वो पहला डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो पहले ये बात करते हैं कि व्हाट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये अलाउंस है तो हमने इसको अलाउंस वाले में क्यों नहीं पढ़ा। अलाउंस वाले में हमने इसलिए नहीं पढ़ा इसको क्योंकि इस अलाउंस के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, इसके अंदर मिलती है डिडक्शन, और हमने उसमें जितने भी अलाउंस पढ़े थे उन सब के अंदर एग्जेम्पशन थी, ना कि डिडक्शन थी। तो क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन मिल रही है और ये डिडक्शन जो होता है वो पूरे क्वेश्चन के एंड में होता है, इसलिए हम इसको डिडक्शन वाले टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं। सो पहली बात आती है व्हाट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट वर्ड से तो आप बहुत अच्छे से जानकार होंगे कि एंटरटेनमेंट होता क्या है। व्हाट इज एंटरटेनमेंट? दैट मीन्स कि किसी को खुश करना, किसी को एंटरटेन करके रखना। तो सेम यहाँ पे होता है किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंसर्न में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनके एफर्ट बाकी एम्प्लॉय के एफर्ट से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC की कंपनी है, LIC की कंपनी में कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑन द डेस्क काम कर रहे हैं और अपना बस कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहे। लेकिन उसके अंदर जो उनके एजेंट्स हैं, जो घर घर जाते हैं, जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, कन्विंस करते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई हमारा काम डेस्क पे बैठने का नहीं है, हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम बस लोग जाएं और डाटा फीड कर दें और आराम से काम हो जाए। उनका काम है लोगों को कन्विंस करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना। तो उस केस में वो कहते हैं हमारा एफर्ट ज्यादा है इसमें, तो हमें उसके लिए सैलरी भी थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है, अगर आपके एफर्ट ज्यादा है तो आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके एफर्ट के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, और उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट अलाउंस। आई होप सब क्लियर होगा इसके अंदर। एंटरटेनमेंट अलाउंस सारे एम्प्लॉय को मिलता है। सारे एम्प्लॉय का मतलब होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज हर तरह के एम्प्लॉय क्या होते हैं। एम्प्लॉय बहुत तरह के होते हैं, नॉर्मल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी भी तरह के एम्प्लॉय को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो जब भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाएगा, आप उसको अपने ग्रॉस सैलरी में क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद मिलेगा हमें इसका डिडक्शन। सो फर्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस will be first included in the gross salary in all type of employee। एम्प्लॉय किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिखता है तो आप उसको अपने ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लीजिए। देन deduction is only allowed to the government employee only। लेकिन जो डिडक्शन है वो सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। यानी अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन लेना है तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही आपको सेक्शन 16
सब सेक्शन 2 में इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो उस केस में बस आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस को ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर देना है, दैट्स इट, खत्म। अब ये डिडक्शन मिलेगी कितनी, कितने एक्सटेंड तक मिलेगी, उसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एज आई सेड अर्लियर कि जब भी हम सैलरी कर रहे हैं तो सैलरी में आपको हमेशा ये दिखेगा कि डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्या मिल रहा है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ 2 लिमिट्स होंगे, किसी के 3 लिमिट्स होंगे, उन 2 या 3 लिमिट्स में जो सबसे कम होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा या एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 3 लिमिट्स है। पहला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। जितना आपको आपके एम्प्लॉयर से पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है वो आपको यहां डालना है इस लिमिट में। सेकेंड वन इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% लेना है। एंड द लास्ट लिमिट है ₹5000। ये लिमिट स्पेसिफाइड ऑलरेडी। तो इन तीनों को कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में, पहले नीचे परफॉर्मा के, उसके बाद जो आपको इनमें से कम दिखेगा वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। बस इतना ही है इसके अंदर। और बस हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद आपका नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन, जो कि हमें मिलेगा 16 सबसेक्शन 3 के अंदर। अब ये प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, आप सोचिए कि कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं माइग्रेट करके गांव से शहरों में आते हैं, शहर से अब्रॉड चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आपके पास गांव में ऐसी जॉब होती तो आप शहर में क्यों आते। हम कहीं भी माइग्रेट करते हैं क्या, आगे बढ़ने के लिए, पीछे जाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कहीं से कहीं पे माइग्रेट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, और इसीलिए हम वहां से माइग्रेट करने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई माइग्रेट करके गांव से शहरों में आ रहा है और उसे यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि जॉब आपको इसलिए मिली क्योंकि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट कर रखी थी, दैट इज वाई आप यहाँ पे आए हो। तो अगर हमने वो डेवलपमेंट नहीं करी होती तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इसलिए हम आपसे जो आपको आपकी जॉब लगी है, हम उस जॉब का भी आपसे टैक्स लेंगे, और उस टैक्स को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये टैक्स वो नहीं जो सैलरी पे लग रहा है, ये टैक्स वो है जो आपको जॉब लगी है, जो आपको जॉब मिली है। तो इसका डिडक्शन भी मिल जाता है। अब इसका डिडक्शन कब मिलेगा, याद करिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, इंट्रोडक्शन वाले क्लास के अंदर, कि हम ये जो पूरा सैलरी चैप्टर है वो हम एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और वो है एम्प्लॉय यानी सर्वेंट। क्योंकि इनकम की बात हो रही है, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और सैलरी इनकम किसकी होती है, एम्प्लॉय की होती है। एम्प्लॉयर का तो वो खर्चा होता है। तो यहाँ पे डिडक्शन भी उसको ही मिलेगी जिसका खर्चा होगा। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पढ़ किसके बारे में रहे, एम्प्लॉय के बारे में, तो अब डिडक्शन भी उसी को मिलेगी जब एम्प्लॉय वो टैक्स खुद भरेगा। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय के बदले में एम्प्लॉयर टैक्स भर देता है कि भाई आपके पास नहीं है पैसे तो हम भर देते हैं, बट उस केस में एम्प्लॉय को उस चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर इनकम उसकी ले रहे हैं तो खर्चे भी किसके होने चाहिए, एम्प्लॉय के ही होने चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है। इफ it is paid by employee, then it will be allowed as deduction under section 63। अगर एम्प्लॉय ने पे करा है तो सिंपली आपको वो अमाउंट उठा के डिडक्ट कर लेना है अपनी इनकम में से। बट इफ
इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, देन इसका जो इफेक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नल एंड वॉइड क्यों होगा कि अब ये सोचिए कि एम्प्लॉयर ने पे करा है, अब आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपके बदले की ऑब्लिगेशन पे कर दी, तो मतलब वो आपका खर्चा होना था लेकिन वो आपका खर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। दैट मीन्स कि वो पैसे आपकी इनकम हो गई, किसी और ने पे करा आपके लिए। तो सबसे पहले उस केस में आप वो जो एम्प्लॉयर ने पे करा है वो अपनी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करोगे और फिर उसके बाद उसको अंडर सेक्शन 16(3) में डिडक्ट कर लोगे। मतलब क्या हुआ, पहले हमने उसको ऐड करा और लास्ट में डिडक्ट कर लिया, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको इसका जो इफेक्ट है वो दिखाना ही पड़ेगा कि आपने इसको पहले ऐड किया है और देन डिडक्ट किया है। देन इट विल बी फर्स्ट एडेड टू gross salary and then allowed as deduction. तो ये आपका डिडक्शन का बस इतना ही था। एज आई सेड कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। अब इसके आगे का यानी इसके बाद का जो टॉपिक है परक्विजिट वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।